नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज की क्लास की हमारी रिकॉर्डेड क्लास होगी। देखिएगा, आज यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो हमारी स्पेशल क्लास चल रही है उसकी 8वीं क्लास है, जिसमें आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जितने लोग आ गए हैं सभी लोगों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। जितने लोग आ गए एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी शुरू हो रही है। देखिएगा, आपके लिए एक महाबचत ऑफर इस समय चल रहा है, नवरात्रि स्पेशल। यूजीसी नेट स्टडी 91 की तरफ से आपको सिर्फ 999 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो के मॉक टेस्ट केवल 249 रुपए में प्रोवाइड हो रहे हैं। पेट के लिए मॉक टेस्ट एक हफ्ते का जो समय आपका बचा है, अगर आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हिंदी की इंडिविजुअल क्लास 999 रुपए में केवल प्रोवाइड हो रही है, और यह ऑफर वैलिड समय के लिए है, एक निश्चित समय के लिए। आ जाइए इधर। महाबचत ऑफर के तहत एक चीज और आपको अवेलेबल कराई जा रही है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री पेट के लिए और प्रैक्टिस सेट पेट के लिए, दोनों का कॉम्बो पैक आपके लिए अवेलेबल है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1869 में भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान किस अर्थशास्त्री ने लगाया था? भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान किस अर्थशास्त्री के द्वारा लगाया गया? ऑप्शन है आपका फिंडले सिराज, VKR राव, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब एक बात समझिए, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब सिंपली अगर मैं इसे समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब होता है कि हमारी जो इनकम है, हमारी जो सैलरी है, या एक महीने में या एक साल में हम जितना कमाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। लेकिन जब इसी आय के सामने राष्ट्रीय शब्द लग गया, इसका मतलब यह है कि देश की कुल जनसंख्या के द्वारा देश की आय, किसकी बात कर रहा है? देश की आय बात कर रहा है, यानी कि राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भैया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं की, उन सभी लोगों की एक साल की जो आय है वही क्या कहलाएगी? देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगी। क्लियर है? अब राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार भारत में 1868-69 में किया गया था। कब किया गया था? 1868-69 में किया गया था। वो किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्लियर? दादा भाई नौरोजी ने जब 1868-69 में राष्ट्रीय आय का आकलन करा तो उस समय हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय केवल 20 रुपए थी उस समय, प्रति व्यक्ति आय। अब से यहां से दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये कि पहली बार किसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया? आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 1868-69 में जब पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में किया गया तो प्रति व्यक्ति आय, पर पर्सन इनकम कितनी थी भारत की? तो पर पर्सन इनकम कितने रुपए थी? 20 रुपए। सही आंसर क्या हो गया आपका? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर फिशर की राष्ट्रीय आय की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया गया? प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा जो दी उसमें यह बोला गया, उपभोग व्यय पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। इनका मतलब यह था, देखिए, उपभोग। राष्ट्रीय आय का आकलन बेसिकली हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। या तो आय विधि के द्वारा, या फिर
व्यय विधि के द्वारा या फिर उत्पादन विधि, या फिर किसके द्वारा? उत्पादन। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय आय का आकलन यदि सभी लोगों की आय को जोड़ दिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय हो जाएगी। दूसरा तरीका यह भी होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के एक साल के खर्चे को जोड़ दिया जाए। एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाला जो व्यय है, किया जाने वाला जो कुल उपभोग है, उस उपभोग को जोड़ दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। और तीसरा है मेथड ये कि अर्थव्यवस्था के अंदर किसी एक वित्तीय वर्ष में, अर्थव्यवस्था के अंदर किसी एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी घटकों के द्वारा जितना उत्पादन किसी एक वित्तीय वर्ष में किया गया है उस उत्पादन की कुल अंतिम कीमत को जोड़ दिया जाए तो वो भी क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो प्रोफेसर फिशर ने किस पर बल दिया था? व्यय विधि यानी कि उपभोग विधि पर। क्लियर है? चलिएगा अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देख ली। राष्ट्रीय आय लेखांकन संबंधी प्रयासों के लिए सन 1971 में किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राष्ट्रीय आय लेखांकन संबंधी प्रयासों के लिए 1971 में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था? जेमकिंस, फिशर, साइमन कुजनेट्स को उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुएं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। राष्ट्रीय आय के लेखांकन संबंधी प्रयासों के लिए 1971 में प्रोफेसर फिशर को, किसको? प्रोफेसर फिशर को 1971 में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया भैया? इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 72%, 26.5%, 78%, इनमें से कोई नहीं। सूर्य की अगर हम बात करें, देखिए सूर्य क्या है? सूर्य गैसों का एक गोला है, गैसों का समूह है। सूर्य गैसों का एक समूह है। गैसों के समूह के साथ यह जो खगोलीय पिंड है इसे हम किसकी संज्ञा देते हैं? इसे हम कहते हैं तारा। और इस सूर्य के घनत्व में इसकी सतह पर, इसके आयतन में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस लगभग 71%। कितने परसेंट? लगभग 71%। और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी गैस है वो है लगभग हीलियम, लगभग 26.5%। हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 71%। हीलियम कितने हैं? 26.5%। एक क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा कि सूर्य की ऊर्जा, उष्मा तथा प्रकाश का, सूर्य की ऊर्जा, उष्मा तथा प्रकाश का कारण क्या है? ऊर्जा, उष्मा तथा प्रकाश का कारण क्या है? और दूसरा क्वेश्चन यह है कि सूर्य की ऊर्जा, उष्मा तथा प्रकाश का स्रोत क्या है? दो क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? और दूसरा क्वेश्चन आपको करना है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल्दी से बताइएगा। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका कारण क्या है और इसका स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अप्रोक्सीमेट 72%। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हेकेटियस को, हम्बोल्ट को, एरोटस्थनीज को, अरस्तु को। आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, भूगोल का जनक, अगर आपसे ये क्वेश्चन सिंपली पूछ दिया जाए कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो भूगोल का जनक हम कहते हैं किसको? हेकेटियस को। किसे कहते हैं? हेकेटियस को। लेकिन यहां दिक्कत इस बात की है कि कभी कभी हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, लेकिन दिक्कत ये आ सकती है कि हो सकता है कि हेकेटियस ऑप्शन में आपको ना मिले, हेकेटियस आपको ऑप्शन में ना मिले। और अगर हेकेटियस ऑप्शन में ना मिले तो दूसरा ऑप्शन जो हमारे लिए सबसे सुपीरियर होगा उनका नाम है एरोटस्थनीज।
क्या नाम है? एरोटस्थनीज। एरोटस्थनीज। बात समझ में आई क्या? नहीं समझे? एक बात फिर से समझना, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूगोल का जनक किसे है, तो पहले नंबर पर प्रायोरिटी किसको आपको देना है? हिकेटियस। आंख बंद करके आपको बोलना है हिकेटियस इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो और ऑप्शन में हिकेटियस ना हो, तो दूसरी जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो किसके साथ जाएगी? एरोटस्थनीज के द्वारा। लेकिन अगर इसी भूगोल के आगे आधुनिक लगा दिया जाए, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं वॉन हमबोल्ट को। किसे? हमबोल्ट को। क्लियर? अब आपके लिए एक क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि आधुनिक खगोलिकी का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक खगोलिकी का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी, आधुनिक खगोलिकी का पिता किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हमबोल्ट को कहते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए, आपके लिए ये डेली यूट्यूब शेड्यूल जो स्टडी 91 का है, डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती है 8 बजे से। उसके बाद 9 बजे से मिलेगी इंडियन पॉलिटी की क्लास, जीके जीएस की क्लास आपकी 10 बजे से, रीजनिंग की क्लास आपको मिलेगी 12 बजे से मिलती है, ज्योग्राफी की क्लास आपको 1 बजे से मिलती है, मैथ्स की क्लास 3 बजे से, और साइंस की क्लास आशीष सर के द्वारा आपको मिलेगी 6 बजे से। संस्कृत स्पेशली उन बच्चों के लिए जो टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है 7 बजे से संस्कृत। ठीक है, चलिए आज अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि। अच्छा, सौरमंडल की अगर हम बात करें तो हमारे सौरमंडल में वर्तमान समय में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। 8 ग्रह हैं। पहले कभी 2006 से पहले ये ग्रहों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 9 हुआ करती। 2006 में 9वां ग्रह M, यानी कि जिसे हम प्लूटो कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लूटो। 9वें ग्रह M यानी कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। 9वें ग्रह प्लूटो यानी यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर किसने किया था? ग्रह की श्रेणी से एक संस्था है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संस्थान इसे कहते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम है खगोलिकी के क्षेत्र में जितने भी अन्वेषण होंगे, जितने भी डेटा दिए जाएंगे, उन सभी डेटास को ऑथेंटिसिटी देने का काम कर रही, उन्हें प्रमाणित करने का काम कौन करती है? IAU। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, IAU का हेडक्वार्टर कहां है? IAU क्या दिक्कत है? IAU का हेडक्वार्टर कहां है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। IAU का हेडक्वार्टर कहां है? IAU ने प्लूटो यानी यम को ग्रह की श्रेणी से 2006 में बाहर कर दिया। उसका कारण यह था कि जो प्लूटो था वो ग्रह के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया। 2006 में जब इसको बाहर किया गया तब IAU ने ग्रहों के लिए एक नई परिभाषा जारी करी और उस नई परिभाषा में एक नया स्टेटमेंट जोड़ दिया कि कोई भी खगोलीय पिंड कोई भी ग्रह यदि किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, तो वह ग्रह नहीं कहलाएगा। और इसी चीज को फुलफिल करने में असमर्थ हो गया प्लूटो वरुण की कक्षा को काट रहा था, इसीलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। क्लियर? अभी वर्तमान समय में कुल कितने? 8 ग्रह। जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। उसके बाद कौन है? बृहस्पति, शनि। उसके बाद कौन है? अरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण। और चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है?
वरुण। कौन है? वरुण। क्लियर? एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है IAU का हेडक्वार्टर का है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको यह करना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा? इस क्वेश्चन का भी आंसर करना है आपको। आइएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपया। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, विमल जालान के द्वारा, सी रंगराजन के द्वारा। ठीक, देखिए डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपया निर्धारित किया गया था। डॉक्टर उदय कुमार क्या थे भैया? डॉक्टर उदय कुमार एक IITN था, एक IITN थे। इन्हीं के रिकमेंडेशन और इन्हीं की संस्तुति पर भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह रुपया है से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया। अच्छा, राष्ट्रीय, भारत में अगर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। एक क्वेश्चन का आंसर आपको यह करना है। दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में? तो यूनेस्को ने किसे? यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को, यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया। वर्ल्ड टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे। वर्ल्ड टीचर्स डे। आइए अगला क्वेश्चन, किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का मापन होता है, किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का मापन होता है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। प्रति व्यक्ति आय, महंगाई, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन क्या होती है भैया? किसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर, किसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब, वित्तीय वर्ष कब से कब है? ये क्वेश्चन आपके लिए, वित्तीय वर्ष कब से कब मेजर किया जाता है? राष्ट्रीय आय का मतलब समझिए, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर, किसी अर्थव्यवस्था में किसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर उस अर्थव्यवस्था के सभी कारकों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित किए जाने वाले सभी वस्तुओं कि अंतिम मूल्य, वस्तुओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। राष्ट्रीय आय। महंगाई का मतलब क्या है? महंगाई का मतलब है अर्थव्यवस्था की भाषा में हम इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? मुद्रास्फीति। अब किसी देश की आर्थिक जो समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि देश कितना स्टैंड, और देश की समृद्धि को बताने का सबसे आसान तरीका होता है कि वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। किसी एक व्यक्ति की जो आय है वही उस अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक समृद्धि का मापक होता है। प्रति व्यक्ति आय, जितनी आय प्रति व्यक्ति अधिक होगी, जितनी आय प्रति व्यक्ति अधिक होगी, अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा समृद्ध होगी, अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा समृद्ध होगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की,
आरबीआई के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित की जाती हैं? वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित की जाती है? आरबीआई एक भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक। कौन सा बैंक है भैया? केंद्रीय बैंक। यह बैंकों का बैंक कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? बैंक ऑफ बैंक्स। बैंकों का बैंक कहलाता है। बैंकों का बैंक इसे कहते हैं। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई। 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि आरबीआई की स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 में की गई, किस समिति की संस्तुति पर की गई थी? किस समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर आरबीआई का गठन किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना। अब एक बात समझ, आरबीआई के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की जो बैठक होती है वह आवश्यक है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार हो? 6 बार। कितनी बार हो? 6 बार। आरबीआई के बोर्ड के द्वारा एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम है मौद्रिक नीति समिति। कौन सी समिति? मौद्रिक नीति समिति। और ये जो मौद्रिक नीति समिति है, आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मौद्रिक नीति समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कुल सदस्यों की संख्या भी कितनी होती है? 6 होती है। इस मौद्रिक नीति समिति के द्वारा भारत की मौद्रिक नीति घोषित की जाती है और मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए आरबीआई के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की बैठक की जाती है और यह बैठक प्रति 2 महीने में उसकी समीक्षा के लिए बैठाई जाती है। तो 2 महीने में अगर अल्टरनेट बैठाई जा रही है तो 1 वर्ष में कुल कितनी बैठक होगी? 6 बैठक होगी। क्लियर? आगे चलते देखिए, यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट और 25 सेक्शनल टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 3000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्विज वीडियो सॉल्यूशन के साथ और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलेगा। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन एकदम आसान सा है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 22 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई। जल्दी से बताइएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, 18 अप्रैल, 27 सितंबर और 10 दिसंबर। 27 सितंबर और 10 दिसंबर। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय, यहां आय लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय से संबंध नहीं रखती है? जीडीपी, सीपीआई, एनएनपी, जीएनपी। अच्छा, अब एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां जितनी भी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया इन सभी टर्मिनोलॉजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है ज्यादातर। जीडीपी की अगर हम बात बोले तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीपीआई, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल
जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं इसको? सकल घरेलू उत्पाद। और ये सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा, किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में सभी कारकों के द्वारा, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उन सभी के द्वारा एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादन की अंतिम कीमत उस अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती? जीडीपी कहलाती। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है कि अगर यह अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मान लीजिए 10 लोग भारत के हैं और 3 लोग विदेश से आए, लेकिन ये विदेश से जो भी लोग आए हैं ये यहीं पर रहकर काम कर रहे हैं, तो एक वित्तीय वर्ष में इन 13 लोगों के द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाएगा उन सभी उत्पादन की अंतिम कीमत जो होगी उसी को हम कहेंगे उस अर्थव्यवस्था की जीडीपी, यानी कि भारत की जीडीपी। कहानी समझ में आई? क्लियर। सीपीआई क्या है भैया? सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या है? सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हम कहते हैं खुदरा मूल्य सूचकांक। खुदरा मूल्य सूचकांक। देखो, जब भी कभी महंगाई के डेटा, महंगाई से संबंधित डेटा पब्लिश किया जाता है तो इसके लिए 2 चीजें आधार बनाई जाती हैं। या तो वो उसके रेट को, उसके मूल्य को निर्धारित किया जाता है सीपीआई पे, या तो डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई इसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई को हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। खुदरा मूल्य सूचकांक और दूसरा थोक मूल्य सूचकांक। एनएनपी इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है भैया? समझ में आ गई बात? तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के संबंध में कौन है? नहीं है। तो राष्ट्रीय आय के संबंध में नहीं है कौन? सीपीआई। सीपीआई का मेजरमेंट महंगाई या मूल्य सूचकांक को बताने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का मापक, किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का मापक होता है प्रति व्यक्ति आय, महंगाई, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब एक बात समझना, किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का मापक क्या होता है? आर्थिक समृद्धि का मापक इनमें 2 चीजें हैं, एक तो है प्रति व्यक्ति आय और दूसरा है राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय। लेकिन जो सबसे सुपीरियर है, जो सबसे सुपीरियर है वो क्या है? प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। किसी अर्थव्यवस्था के किसी एक व्यक्ति की जितनी इनकम अधिक होगी, अर्थव्यवस्था के किसी एक व्यक्ति की इनकम जितनी ज्यादा होगी, पूरे अर्थव्यवस्था की आय उतनी अधिक होगी, उतनी समृद्धशाली होगी। अगला क्वेश्चन है भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन का मतलब यह है कि किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा अगर बाहर सामान भेजा जा रहा हो और बाहर से सामान खरीदा जा रहा हो, तो किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा किया गया कुल आयात यदि कुल निर्यात के बराबर हो, किया गया कुल आयात यदि कुल निर्यात के बराबर हो, तो अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन संतुलित अवस्था में होता है। क्लियर है? तो इसका संबंध किससे हो गया? आयात और निर्यात से। मैंने अभी कहा कि इसका संबंध किससे है? आयात और निर्यात। कुल आयात यदि कुल निर्यात के बराबर है तो क्या होगा? उस अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन संतुलित अवस्था में होगा, यानी कि जितना उसने बाहर से खरीदा है उतना उत्पादित करके खुद बाहर बेचा है। देखिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी के इंडिविजुअल क्लास का नया बैच शुरू हो चुका है नितिन सर के द्वारा। आप इस बैच से एनरोल हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है?
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? दोहा में, जेनेवा में, रोम में, न्यूयॉर्क में? जल्दी से बताइए। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1995 में। अब एक क्वेश्चन याद रखना, एक क्वेश्चन बहुत जटिल यहां से बनता है कि WTO की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो WTO की स्थापना की गई गैट के अनुसार स्थान पर। WTO है क्या? WTO एक वैश्विक स्तर का संगठन है जो वैश्विक स्तर पर व्यापार के मामले में, व्यापार के मामलों का निपटारा करने वाली एकमात्र संस्था है। वैश्विक स्तर पर व्यापार संबंधी नियमों के निपटारे के लिए या नियमों को मेंशन करने के लिए एकमात्र संस्था वैश्विक स्तर पर कौन है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1995 में और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है भैया जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा में। क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोग जलप्रपात। देखो, एक तरफ आपको जलप्रपात दे रखा है, दूसरी तरफ राज्य का नाम दे रखा है। तो जोग जलप्रपात कहां है? कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात कर्नाटक में, पापनासम हिमाचल प्रदेश, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी पर। हुंडक जलप्रपात कौन सा कहां है? झारखंड में, बिल्कुल सही है। एक बात, ये जो पापनासम जलप्रपात है, पापनासम जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में। कहां है भाई? तमिलनाडु में। अब एक क्वेश्चन आप बताना कि पापनासम जलप्रपात तमिलनाडु में किस नदी पर बनाया गया? तो यह बनाया गया है तामिरबरणी नदी पर, तमिलनाडु की तामिरबरणी नदी। किस नदी पर बनाया गया? तामिरबरणी नदी पर बनाया गया, तमिलनाडु में, पापनासम जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है भैया, K2 के बाद, K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारतीय भूभाग पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2, गॉडविन ऑस्टिन। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम में है। कहां है? सिक्किम में। दूसरी ये जो सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है, कंचनजंगा। क्या नाम है इसका? कंचनजंगा। और कंचनजंगा भारत में भारत की पूर्ण रूप से अधिकृत सबसे ऊंची चोटी। देखो, दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कभी अगर क्वेश्चन ये पूछ दे भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा? K2 के साथ। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ दे कि पूर्ण रूप से अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो पूर्ण रूप से अधिकृत सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में। अब पूछोगे गुरुजी को K2 क्यों नहीं है? तो K2 भैया इसलिए नहीं है ना, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसे हम POK कहते हैं, क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो यहीं पर सिचुएटेड है K2। यानी कि भारतीय भूभाग में है तो सही, लेकिन अधिकार क्षेत्र किसका है? अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान का है। क्लियर? अब एक बात और बता देना, एक क्वेश्चन का आंसर आप और बताएंगे ये कि K2 हिमालय के किस रेंज में स्थित है? K2 हिमालय के किस रेंज में, हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? जल्दी से बताइएगा। हिमालय के जो कारण ट्रांस हिमालय है, हिमालय का जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी? ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में है। ट्रांस हिमालय के कौन से रेंज में है? काराकोरम रेंज में। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है।
K2 है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी। अब एक क्वेश्चन का आंसर और कर देना, एक क्वेश्चन का आंसर ये कर देना कि काराकोरम रेंज में भारत के 4 प्रमुख ग्लेशियर भी हैं, 4 प्रमुख ग्लेशियर भी हैं। उन ग्लेशियर का नाम आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए। काराकोरम रेंज पर स्थित है ग्लेशियर, 4 प्रमुख ग्लेशियर के नाम बता दीजिए। आइएगा अब आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? कंचनजंगा। कंचनजंगा है कहां पर? सिक्किम में। एक चीज और, नंदा देवी की अगर हम बात करें, नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड में स्थित है। और ये नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो आंसर क्या होगा? नंदा देवी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर, सेवराय की पहाड़ियां कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित। ये कुछ ऐसे है, ये सेवराय की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां कहां है भैया? तमिलनाडु। केरल में कार्डामम हिल है, कार्डामम हिल। इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। कर्नाटक में कौन है भाई? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी का नाम ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना। देखिए आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त रूप से पर्वत चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है इसका? महेंद्रगिरी। क्लियर है? चलिएगा, इसी आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई पहाड़ी स्थित है। कौन है? नल्लामलाई, नल्लामलाई पहाड़ी स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का ये जो मिलन बिंदु है, इसी मिलन बिंदु को हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। दूसरा, नीलगिरी के नीचे और आएंगे आप, नीलगिरी के नीचे आएंगे तो आपको एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, अन्नामलाई। अन्नामलाई में यही एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी। अन्नामलाई रेंज में स्थित चोटी अनाईमुडी, अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है इसका? दोदा बेटा। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। क्लियर है? आगे आइए। अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने का काम किसके द्वारा किया गया था? टाल्मी के द्वारा, कांट के द्वारा, वारेनियस के द्वारा, टेलर के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? वारेनियस के द्वारा किया गया था। पृथ्वी को केंद्र मानकर भूगोल का अध्ययन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो के री एग्जाम के लिए, वीडियो के री एग्जाम के लिए आपके पास सुनहरा अवसर है अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का। टॉप मोस्ट 15 मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई जा रही है वीडियो सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन के साथ आप इस बैच से एनरोल हो सकते हैं जिसकी फीस मात्र 349 रुपए है। और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। कर्क रेखा की अगर हम बात करें, कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो भारत के कुल कितने राज्य से होकर पास होती है? ऐसे 8 राज्यों से होकर पास होती है। ये 8 राज्य की अगर हम बात करें तो 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, यानी कि कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। उन 8 राज्यों में आपने देख लिया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो कौन नहीं है भैया? किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा बनाई जाती है? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में, किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में। डूरंड लाइन की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में, किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन की अगर हम बात करें तो यही रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? राउरकेला जर्मनी की सहायता से बनाया गया, भिलाई यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया, दुर्गापुर यूके के द्वारा बनाया गया, यूके की सहायता से, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया, और बोकारो किसकी सहायता से बनाया गया? बोकारो यूएसए की सहायता से नहीं बनाया गया, बल्कि किसके द्वारा? किसकी सहायता से बनाया गया था? यह बनाया गया था रूस की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से। तो बोकारो स्टील, आयरन एंड स्टील किसके द्वारा बनाई गई थी? किसके सहायता से बनाया गया था? रूस या यूएसएसआर के सहायता से बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? इनमें से लौह इस्पात संयंत्र कुछ दिए गए हैं, उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, आपको बताना यह है कि कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर है। बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, ये तीनों कोयला क्षेत्र के बहुत नजदीक है, और भद्रावती जो क्षेत्र है, यही भद्रावती क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र से काफी ज्यादा दूर है। अगला क्वेश्चन, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? मूंगफली, कपास, तंबाकू, गन्ना। देखिएगा, रेगुड़, रेगुड़ मृदा, इसी को हम काली मृदा भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? काली मृदा। अब एक क्वेश्चन का आंसर करना, भारत में पाई जाने वाली जो काली मृदा है, भारत में पाई जाने वाली जो काली मृदा है, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर किस नाम से जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? एक और बात, रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मृदा में टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग काला होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? काली मृदा कहते हैं। इसमें कपास की सबसे ज्यादा खेती की जाती है, उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। इसीलिए इसको कौन सी मृदा कहते हैं? इसीलिए इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। कारण इसका यह है कि इसमें कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में मुख्य बंदरगाहों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, भारत में कुल मुख्य बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है, जिनमें से 12 + 1, ये एक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 12 बंदरगाह भारत के मुख्य तटीय सीमा से लगे हुए हैं। 12 बंदरगाह भारत की मुख्य तटीय सीमा से लगे हुए हैं, जबकि एक बंदरगाह इसके द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट स्टडी 91 की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नोट्स की समस्या है तो आप यहां से सभी प्रकार के नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, सामान्य हिंदी, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के साथ साथ साइंस, विज्ञान के तीनों खंड मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसी के साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था भी अवेलेबल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह
कहां स्थित है? पारादीप, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको और भी किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानना करते थे नहावा सेवा के नाम से, नहावा सेवा के नाम से। और यही नहावा सेवा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है कहां पर? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो फूलों की घाटी, आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा यह पूछ रहा है कि फूलों की घाटी कहां अवस्थित है? तो फूलों की घाटी कहां है भैया? उत्तराखंड में। अच्छा, शांत घाटी कहां पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। शांत घाटी कहां पाई जाती है? दूसरा क्वेश्चन, मरखा घाटी कहां पाई जाती है? मरखा घाटी, शांत घाटी और मरखा घाटी, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। शांत घाटी कहां है और मरखा घाटी कहां है? अगला क्वेश्चन है हमारा, डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य, डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? मिजोरम में। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। बुक्सा बाघ परियोजना कहां सिचुएटेड है? तो कहां है भैया ये? पश्चिम बंगाल में। कहां है? पश्चिम बंगाल में। चलो, आज की क्लास में बस इतना ही। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।